हेलो दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स कोड 2025 प्रपोज कर दिया गया है और इसके अंदर लैंग्वेज इतना सिंपल है कि पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये आप जो सुनना चाहते हैं वो बोलने नहीं आया, जो फैक्ट है वो बताने आया। और फैक्ट क्या है? क्या उन्होंने लैंग्वेज बहुत सिंपल कर दिया है जो आम लोगों को भी समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरे विचार से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको, लैंग्वेज भी दिखाऊंगा, आप भी देखेंगे तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि मामला जो है एज इट इज पुराने लॉ को ही उन्होंने यहां पर इंसर्ट किया है। मैं मानता हूं कि 10 से 15% के लगभग उन्होंने चेंजेस किए हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। तो किस तरीके से सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है वो सब भी हम आज देखेंगे। देखते हैं जरा कि फैक्ट क्या है। र्यूमर हम सुन रहे हैं ना कि बहुत सिंपल कर दिया, ये डेफिनेशन बहुत आसान कर दिया, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन बहुत आसान कर दिए। जरा मैं कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को भी कंपेयर करके दिखाता हूं, कहां आसान कर दिया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो। जरा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों में, पुराने और नए दोनों में फर्क है। देखिए, ओल्ड में हमारे पास टोटल चैप्टर 23 चैप्टर थे टोटल, और जो न्यू की बात करें तो न्यू में भी अभी टोटल चैप्टर तो 23 ही है। मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको। सेक्शन की बात करें कि कितने सेक्शंस हैं, तो यहां पर ओल्ड में लगभग 909 सेक्शन लगभग थे, जिसमें लगभग आधे सेक्शंस तो समझ लीजिए या तो वो ओमिटेड थे या उसका अब कोई उपयोग नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए, मैंने बोला है कि लैंग्वेज सिंपल नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ने वो सारे सेक्शंस हटा दिए जो वैसे ही ओमिटेड थे, सेक्शन का सिर्फ नंबरिंग पड़ा हुआ था, और कुछ सेक्शंस बिल्कुल हटाने योग्य थे जिसका कोई अब उपयोग नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें उन्होंने सफाई कर दी, समझ लीजिए दीपावली की सफाई हो गई घर में। तो जो भी वेस्टेज था वो सब बाहर फेंक दिया। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अब बना दिया है 536 सेक्शन। सेक्शन को असल में क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब इंसर्ट हुआ तो सीक्वेंस में इंसर्ट होता है, 1 2 3 4 ये सारे सेक्शंस होते हैं, जो कि अब है नए वाले में। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट्स आते हैं तो बीच में सेक्शन इंसर्ट होते हैं। जैसे 43 सेक्शन आया, फिर 43A की जरूरत पड़ी, फिर 43B की जरूरत पड़ी, फिर 43C की जरूरत पड़ी, फिर 43D की जरूरत पड़ी। ये सारे सेक्शंस पुराने में हैं। इन्होंने इस सबको सीक्वेंस में डाल दिया, 43 के बाद 44, 45, 46, तो सारे नंबरिंग चेंज हो। क्या लैंग्वेज भी चेंज किया है, उस पर भी आते हैं, जरा समझिएगा। और शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल हमारे पास टोटल पहले थे 14 और अब हो गए हैं शेड्यूल 16। तो सेक्शंस के नंबर, चैप्टर्स और शेड्यूल, ये सेक्शन के नंबर 909 में इंक्लूडिंग जो ओमिटेड है मैं उनको जोड़कर बता रहा हूं। बहुत सारे तो ओमिटेड है, लगभग 400 से ऊपर ओमिटेड है, 350-400 तो है ही ओमिटेड, मैंने काउंट पूरा नहीं किया। तो इंक्लूडिंग ओमिटेड 909 सेक्शंस हुआ करते थे, 909 910 इसके आसपास है, अब 536 हो गए। ठीक, जरा देखिए सर चेंजेस किस तरीके से आए हैं और उसको हम समझते हैं। देखिए, ये हमारा है पुराना नियम 1961। ओके, अच्छा, अब 1961 वाले नियम में जरा हम देखें तो ये सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे। सेक्शन 1 2 3 तो आपको दिख रहा है, उसके बाद 4 5 5A बीच में इंसर्ट उनको करना पड़ा था, अमेंडमेंट्स आए थे, करना पड़ा, बीच में इंसर्ट करना पड़ा। फिर 9 के बाद 9A इंसर्ट करना पड़ा। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको सीक्वेंस 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना दिया। तो जहां पर उनको बीच बीच में सेक्शन इंसर्ट करने थे, जैसे ये देखिए सेक्शन 10 के बहुत सारे सेक्शन थे, इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 10 में इन्होंने शेड्यूल्ड में रेफर कर दिया सारे सेक्शंस 10 की एग्जम्पशन, सेक्शन 10 की 11 की इनकी एग्जम्पशन से इन्होंने शेड्यूल्ड में रेफर कर दिया, और शेड्यूल में रेफर करके उसके कंडीशंस कॉलम वाइज बना दिए। सिंप्लीफाइड हुआ है,
नो डाउट, क्योंकि सेक्शन 10 को जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम को तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस रटने मुश्किल हो जाते हैं, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको उन्होंने कॉलम वाइज मेंशन करके उसके सामने कंडीशन रख दिया। तो सेक्शन 10 के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो पूरे मार्क्स मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, मतलब सरकार को, कि उन्होंने सेक्शन 10 को तो सिंप्लीफाई किया, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी हो गई। जैसे कि आपने सुना है, मैंने भी सुना कि भाई सुनने में आया कि कैपिटल एसेट की परिभाषा बहुत सिंपल कर दी, तो मुझे भी लगा कि देखने योग्य है। कैपिटल एसेट वही जिसको बेचकर कैपिटल गेन आता है, जिसे बेचकर आप कैपिटल गेन टैक्स देते हो, उसे हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में करते हैं। अब यहां कैपिटल एसेट की परिभाषा जो पुराने नियम में थी वो सेक्शन 214 था, यानी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14, ये था पुराना। नया जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22, ये देखिए आपको मैं नया दिखाता हूं। नया, ये देखिए कैपिटल एसेट की परिभाषा, जो नया कोड है 2025, वहां क्या लिखा है, जो पुराना था 1961 वहां क्या लिखा है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी फॉर बिजनेस पर्पस वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। ये सेम एज इट इज यहां मेंशन है, इसमें जरा सा भी कोई फर्क नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें सेम एज इट इज मेंशन है, इसमें कोई फर्क नहीं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्लॉज एज इट इज सेम है, थर्ड क्लॉज एज इट इज सेम है। फर्क सिर्फ ये उन्होंने कर दिया है थर्ड क्लॉज में यूलिप को वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखना चाहते थे, वो यूलिप जो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं हुआ। अब चूंकि सेक्शन 10 ही हटा दिया उन्होंने, सेक्शन 10 के जगह 11 के जगह को शेड्यूल में रेफर कर दिया, इसलिए अब यहां पर उन्होंने उस शेड्यूल्ड को रेफर किया है कि जो यूलिप टैक्सेबल एग्जम्प्ट नहीं है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया आप चेक करके देखिए। लैंग्वेज एज इट इज है, लैंग्वेज में कहां फर्क है मुझे बताइए, क्या फर्क किया बताऊं आपको। जैसे पुराने एक्ट में उन्होंने लिखा पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, और पर्सनल इफेक्ट को यहीं पर डिफाइन कर दिया। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय एसएससी और फैमिली मेंबर डिपेंडिंग अपॉन हिम। वहां पर उन्होंने लिखा था एक्सक्लूडिंग, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, और उसके एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए थे। यहां इन्होंने नए में पर्सनल इफेक्ट एज इट इज यहां लिख के छोड़ दिया, और बाद में उन्होंने पर्सनल इफेक्ट को डिफाइन कर दिया। बाद में मतलब उसके ठीक नीचे, तो साथ में डिफाइन कर दिया, उसके नीचे डिफाइन कर दिया, फर्क ज्यादा तो नहीं पड़ा। आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है लॉ की, और लॉ की लैंग्वेज अगर आप सिंपल करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को लैंग्वेज सिंपल कर देना चाहिए, लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए, मेरा ये कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि जब आप जो दावा कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज आसान हो गई, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। 10% किया गया है, मैं मना नहीं कर रहा। प्रोविजोज वगैरह जो मेंशन थे पुराने एक्ट में, प्रोविजो इंसर्ट हुए थे, वो तो आपके एक्ट में भी इंसर्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये एक्ट 5 साल बाद एज इट इज रहेगा? 5 साल में जो अमेंडमेंट्स एवरी ईयर आएंगे वो आप कहां पर इंसर्ट करोगे? बीच में ही इंसर्ट करोगे ना। प्रोविजो बीच में ही डालना पड़ेगा आपको, प्रोवाइडेड दैट डालना ही पड़ेगा। बीच के सेक्शंस के सब क्लॉज डालने ही पड़ेंगे, बीच में सेक्शन बीच में इंसर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अमेंडमेंट करोगे कैसे? दूसरी चीज, लॉ जितना सिंपल होता है उसकी कमी, उसका लूपहोल, उसको तोड़ना उतना आसान हो जाता है। लॉ को, लैंग्वेज को डिफिकल्ट इसलिए रखा जाता है कि कहीं से भी वो टूटे नहीं। आपने ये क्या बोल दिया कि लॉ को हम सिंप्लीफाइड कर देंगे आम जनता के लिए, आम जनता के समझ के लिए। आप सिंप्लीफाइड करोगे तो वो और टूटेगा, और फिर से आपको अमेंडमेंट करके उसको डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा। आपने ये क्या पहली बार सोचा था कि लॉ को हम सिंप्लीफाइड कर दें? और बाकी जो पुराने लॉ मेकर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि लॉ सिंप्लीफाइड होना चाहिए। लॉ तो वही लिखा होना चाहिए जो भाषा समझ में आए, ये तो अग्री है। लेकिन लॉ जब टूटता है तो आप उसको जोड़ने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए लॉ की लैंग्वेज को आप कॉम्प्लिकेट करते हो, और वो आप करोगे, इसमें भी करोगे। ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज रह जाएगा। मेरा ये कहना है कि उनका ये
मूव बहुत बढ़िया है, आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छा मूव है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, बढ़िया किया। पुरानी चीजों को हटा दी, जो चीज जो सेक्शंस ओमिटेड थे उसको हटाए, सेक्शन को नंबरिंग करी, ठीक से नंबरिंग करी। बहुत पुराना लॉ था, उसको ठीक करना ही था। और लैंग्वेज को आप प्रोवाइडेड दैट जितने जगह लिखे हुए हैं सब जगह उन्होंने पॉइंट्स बना दिए, सब सेक्शंस बना दिए प्रोवाइडेड को, तो वो तो अब बना ही दोगे आप, वो ठीक है, वो अच्छा है। पता है आपको एक और बात, पहले मैं ये आपको दिखा दूं, जो जो हंगामा चल रहा है कि भाई कैपिटल एसेट को डेफिनेशन को आसान कर दिया, उसने आसान नहीं किया। एक तो ये पर्सनल इफेक्ट हटा दिया, वहां से नीचे लिख दिया उन्होंने, और कुछ फर्क नहीं किया। देखिए यहां पर पुराने लॉ में लिखा हुआ था एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में है नॉट बीइंग लैंड सिचुएट इन रूरल अदर देन रूरल एरिया, यानी कि जो अर्बन एरिया है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा और जो रूरल एरिया है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पुरानी लैंग्वेज में लिखा था कि एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग लैंड सिचुएटेड, अब नीचे जो लिखा है वो बेसिकली लिखा है अर्बन एरिया। समझाने के लिए आप टीचर को ही बुला लेते हैं। जो हम लोग लैंग्वेज बना, जो लॉ की लैंग्वेज का नोट्स तैयार करते हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम करते तो हैं सिंप्लीफाई। हम लोगों से भी राय लेते तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता। यानी आपके ड्राफ्टिंग में अगर मैं नहीं, कोई भी जो टीचर है, जो फैकल्टीज हैं पूरे इंडिया में जो पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी पढ़ाते हैं, अगर उनको भी शामिल करते, एक दो लोगों को शामिल करते, तो बहुत ही अच्छा और ड्राफ्ट बढ़िया बन जाता। क्योंकि हमारा काम है, देखिए हम ऑथर की बात नहीं कर रहे, हम टीचर की बात कर रहे हैं। ऑथर अलग है, टीचर अलग है। टीचर जब समझाते हैं चीजों को तो वो सिंप्लीफाइड करना जानते हैं कि लॉ को हम सिंप्लीफाइड कैसे करें। ऑथर तो अलग मैटर हो गया, वो तो इंटरप्रिटेशन निकालने वाले हो, उनको तो इंटरप्रिटेशन निकालना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन टीचर को पता है कि सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बताया जाए इस लॉ को, तो वहां पर हम लोग भी मदद कर सकते थे ड्राफ्टिंग में। खैर चलिए, बड़ी बात हो गई। यहां देखिए अर्बन एरिया की परिभाषा यहां पर उन्होंने मेंशन की थी। अब नए एक्ट में उन्होंने क्या लिख दिया, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग लैंड सिचुएटेड, एज इट इज लिखा है उन्होंने, ठीक है, सिचुएटेड, ये वहीं से अर्बन एरिया की परिभाषा डाल दी। अब अर्बन एरिया की परिभाषा अगर पुराने लॉ में देखेंगे तो वो स्टेटमेंट में लिखा था, स्टेटमेंट में। इन्होंने इसे कॉलम में मेंशन कर दिया, जो कि मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, कि ये आप कह सकते हो कि आसानी से एक आम आदमी समझ सकता है कि ये लैंग्वेज को उन्होंने कॉलम में डाल दिया। जैसे मैंने बोला सेक्शन 10, उन्होंने कॉलम में सेक्शन 10 को डाला है विद कंडीशन के साथ, तो बहुत ही बढ़िया मुझे मूव लग रहा है। जैसे जीएसटी में एग्जम्पशन है, वहां पर जैसे उन्होंने एंट्रीज में कंडीशंस एग्जम्पशंस बताई है, वैसे इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन 10 की जगह 11 कर दिया और 11 को रेफर कर दिया शेड्यूल में, और शेड्यूल में उन्होंने इसी तरीके से मेंशन किया जैसे जीएसटी में। तो वो बहुत अच्छा मूव है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ओवरऑल गड़बड़ है, अच्छे अच्छे मूव भी हैं, लेकिन उस अच्छे के कमी में कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा एक्ट है, तो कहीं ना कहीं एक आप जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, तो उनसे गलती हुई है, कहीं कहीं पर गलती भी हो गई है, मैं गलती दिखाता हूं। फिर मैं आने वाले सीरीज में आपको हर सेक्शन के साथ कोशिश करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, बड़े सेक्शन है, जो भी पॉपुलर सेक्शन है, जो ज्यादा यूजफुल सेक्शन है, उसको मैं दोनों में कंपेयर करके बताऊं कि पुराना और नए के बीच में क्या फर्क है। वो उसके में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, समझिए पूरा ही पढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मैं वीडियो सीरीज में तैयार करूंगा आपके लिए, बताऊंगा कि कहां पर ओल्ड और न्यू में फर्क किया है और क्या फर्क बेनिफिशियल है, क्या गुड मूव है या अच्छा काम नहीं किया, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कैपिटल एसेट की परिभाषा। जैसे कैपिटल एसेट की परिभाषा में ये दो चीजें अब काम की नहीं थी, तो ये दो चीजें नए डेफिनेशन में उन्होंने हटा दिया, सिर्फ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ये वाला मेंशन किया, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा मूव माना जाएगा। आते हैं हम एक, क्योंकि पहला वीडियो है ये 2025 कोड का, तो एक अच्छी बातों के साथ एक मैं आपको कमी भी दिखा देता हूं जो इन्होंने गड़बड़ किया है लैंग्वेज को बदलने के चक्कर में। देखिए क्या गड़बड़ी हो जाती है, आप लैंग्वेज सिंप्लीफाइड कर रहे हो, सिंप्लीफाइड करने के चक्कर में आपने उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया, इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया, जो लॉ मेकर ने बनाया था ना इंटरप्रिटेशन, आपने उसको ही बदल दिया। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया। मैं दिखाता हूं क्या। देखिए सेक्शन है, हम बात कर रहे हैं जब पीजीबीपी निकालते समय आप टीडीएस का डिफॉल्ट करते हो, तो टीडीएस डिफॉल्ट के लिए आपके खर्चे डिसअलाउड कर दिए जाते हैं।
वहां पर दिखाता हूं मैं कि क्या गड़बड़ी हुई है। सेक्शन हम 40 स्मॉल ए की बात कर रहे हैं पुराने लॉ में, ये हमारा 40 स्मॉल ए, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आप कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, कोई रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे करते हो नॉन रेजिडेंट को या आउटसाइड इंडिया, और उसमें आपने टीडीएस नहीं काटा तो हम एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर देंगे, या काट के जमा नहीं कराया तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट, उन्होंने प्रोवाइडेड दैट में ये लिखा, प्रोवाइडेड दैट मतलब वो प्रोविजो आ गया कि अगर इन फ्यूचर आपने अपने गलती मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया तो फ्यूचर ईयर में हम उसे फिर से खर्चे में क्लेम करने देंगे। इन्होंने जो नया सेक्शन बनाया वो लिखा सेक्शन 35, सेक्शन 35, और लिखा उन्होंने कि कोई भी पेमेंट अगर आप करते हैं रॉयल्टी की, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की, इंटरेस्ट की और अदर सम की, आउटसाइड इंडिया और एनआर को पे करते हैं अगर आप, जिस पे टीडीएस काटना था और आपने काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया आईटीआर की ड्यू डेट तक, तो हम आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर देंगे। अब उन्होंने इसमें प्रोविजो हटाकर उन्होंने पॉइंट्स डाल दिए कि टीडीएस अगर सब्सिक्वेंट ईयर में पे कर दिया जाए तो सब्सिक्वेंट ईयर में हम उसे अलाउड कर देंगे। सेम है सब कुछ, लैंग्वेज भी सेम है, प्रोवाइडेड दैट के जगह पर उन्होंने पॉइंट बना दिया। गड़बड़ी क्या हुई बताता हूं। गड़बड़ी ये हुई, मैं आपको यहां से दिखाऊंगा तो समझ आएगा। जैसे ओल्ड में ना 40 स्मॉल A1 था, एनआर को आप अगर पे करते हो और टीडीएस में डिफॉल्ट करते हो, 40 स्मॉल ए सब क्लॉज 1A था, रेजिडेंट को पे करते हो और टीडीएस में डिफॉल्ट करते हो, और 40 क्लॉज 3 था जब आप एनआर को सैलरी पे करते हो और टीडीएस में डिफॉल्ट करते हो। तो हम लोग इंटरप्रेट करते थे कि यहां पर एक्सेप्ट सैलरी, ये हम इंटरप्रेट करते थे। अब नया लॉ बनाते समय आपको इंटरप्रेट, आपको पता है कि इसमें गड़बड़ी था, तो आपको यही लिख देना चाहिए था एनी अदर सम एक्सेप्ट सैलरी। वो आपने क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं। अब नए में आपने क्या कर दिया, सेक्शन 35, नए में आपने क्या कर दिया, सेक्शन 35 में क्लॉज नंबर बी में आपने डाल दिया रेजिडेंट को, क्लॉज नंबर बी के 1 में डाल दिया रेजिडेंट को और बी के 2 में डाल दिया नॉन रेजिडेंट को। देखिए क्या गड़बड़ी हो रही है। क्लॉज नंबर बी के 1 में डाल दिया आपने रेजिडेंट को, ये वाला, और क्लॉज 2 में डाल दिया नॉन रेजिडेंट को। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गड़बड़ी क्या हो गई, ये क्लॉज सी में आपने डाल दिया ये वाला हिस्सा। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो गया ना, ये भी कॉम्प्लिकेटेड। आप एनआर को अलग से डाल दिया, जबकि यही सीक्वेंस में आपको डालना चाहिए था, क्लॉज 1 में लिख के एक्सेप्ट सैलरी, और सैलरी के लिए अलग से लिखना चाहिए था। अब गड़बड़ी और सुनिए। पुराने लैंग्वेज में लॉ मेकर चाहते थे, जो लॉ मेकर का इंटेंशन था वो मैं आपको दिखाता हूं। लॉ मेकर चाहते थे कि अगर एनआर को सैलरी का पेमेंट हो, लैंग्वेज देखिएगा प्लीज, लिखा हुआ है अगर एनआर को, अगर पेमेंट आप कर रहे हैं सैलरी का नॉन रेजिडेंट को या आउटसाइड इंडिया, टीडीएस, टैक्स को हम टीडीएस पढ़ते हैं, टीडीएस हैज नॉट बीन पेड देयर ऑफ नॉर डिडक्टेड देयर फ्रॉम। इंटरप्रिटेशन होता है कि ना ही आपने पे किया ना ही काटा, यानी दोनों गलती होने पर ही आपको सजा मिलती थी, और यहां पर सजा सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड नहीं हो सकता था। मतलब बाद में आपने ठीक भी कर दिया तो आपको खर्चा फ्यूचर में अलाउड नहीं होता था। नए भाषा में सरकार ने इस लैंग्वेज को बदल दिया, उनको लगा कि ये लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। इफ टीडीएस हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन और नॉर डिडक्टेड देयर फ्रॉम, तो उनको लगा कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस लैंग्वेज को हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं, और उन्होंने सिंप्लीफाइड किया। उन्होंने सिंप्लीफाइड में लिख दिया कि टीडीएस नॉट डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन नॉट पेड, दोनों के डेफिनेशन, दोनों के इंटरप्रिटेशन बदल गए। यहां से दिखाऊं, ये दो जो डिसअलावेंस है, इस दो डिसअलावेंस में, दरअसल में इस दो डिसअलावेंस में यह चीज मेंशन है कि अगर टीडीएस काटा नहीं और काट के जमा नहीं कराया तो खर्चा आपका डिसअलाउड होगा। काटा नहीं तो भी डिसअलाउड है और काट के जमा नहीं कराया तो भी डिसअलाउड है। दोनों में से एक भी गलती की तो खर्चा आपका डिसअलाउड होगा। एनआर का 100%, रेजिडेंट का 30%, ये आप जानते होंगे। लेकिन इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, आप काटते नहीं हो और डिडक्ट भी नहीं करते, काटते नहीं, जमा भी नहीं कराते, दोनों गलती करने पर आपका खर्चा डिसअलाउड था।
लेकिन नए टैक्स रिजिम में उन्होंने जो लैंग्वेज बदला, उस लैंग्वेज बदलने से उसका इंटरप्रिटेशन बदल गया। इंटरप्रिटेशन हो गया कि काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया, तो यहां इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो गया। ठीक है, साथ में आपने क्लॉज भी अलग कर दिया, साथ में आपने यहां पर क्लैरिटी भी नहीं डाली कि एक्सेप्ट सैलरी और सैलरी एनआर के लिए अलग से हमने क्लॉज बनाया। तो कुछ चीजें अभी तो देखो पूरा मैंने पढ़ा भी नहीं है, एक दिन की ही बात है, कुछ चीजें अच्छी भी की हैं। एक अच्छी चीज भी की है, हाउस प्रॉपर्टी में बड़ा अवेटेड था मेरे लिए कि भाई जो मकान वेकेंट और लेट आउट हो उसके जीएवी की कैलकुलेशन, एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन में पहले जो लॉ था वो कॉम्प्लिकेटेड था, उसे उन्होंने सिंप्लीफाइड किया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्शन 10 सिंप्लीफाई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सेक्शंस कुछ जगह पर सिंप्लीफाइड किया है, लेकिन पूरा परफेक्शन, पूरा सिंप्लीफाइड करना, इजी लैंग्वेज कर दिया, सब जगह इजी लैंग्वेज कर दिया, ये कहना जल्दबाजी भी होगी और पूरी तरह से सही भी नहीं। तो जुड़े रहिएगा, मैं आने वाले सीरीज में ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन सी चीजें चेंज हुई। थैंक यू सो मच।